स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने गुप्तकालीन कला के बारे में अध्ययन किया था और अपने स्थापत्य कला कंप्लीट हो चुकी थी। तकनीकी समस्या के कारण अपन आगे नहीं बढ़ पाए थे और अपना गुप्तकालीन मूर्ति कला और चित्रकला शेष रह गया था। आज की वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे अपन। और रही बात अपने पाठ्यक्रम की, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इस अध्याय यानी दूसरे अध्याय के अलावा मैं आपको एक 7वां अध्याय जो राजस्थान से संबंधित है वो भी करवाऊंगा। राजस्थान से जो अध्याय संबंधित है 7वां अध्याय, अंक के अगर अपन परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा नंबरों वाला पाठ है और सबसे आसान पाठ है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा उसको भी सरल शब्दों में बताऊं और लगभग 31 मार्च से पहले आपके 7वां पाठ भी कंप्लीट हो जाएगा। अन्य जो रहे 3 पाठ है, क्योंकि आपके तीसरा पाठ तो आत्मसातीकरण है वो तो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और चौथा, 5 और 6 लगभग आधा हटा दिया गया है। तो इसको आपको अपने विद्यालय स्तर पर अध्ययन करना है। समय रहा तो आगे और करवाऊंगा। बाकी 31 तारीख तक यानी 31 मार्च तक मैं आपको 7वां अध्याय भी पूर्ण करवा दूंगा। तो अब चलते हैं अपन गुप्तकालीन कला की तरफ। अपने गुप्तकालीन कला के अंदर गुप्तकालीन मूर्ति कला चल रहा था। अपन बात करेंगे जब गुप्तकालीन मूर्ति कला की तो उसके प्रमुख 3 स्थान देखेंगे। गुप्तकालीन कला के या मूर्ति कला के प्रमुख 3 स्थान थे। पहला था आपके पाटलिपुत्र, फिर था सारनाथ, फिर था मथुरा। पाटलिपुत्र, सारनाथ और मथुरा के अंदर गुप्त काल में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां बन रही थी और इन मूर्तियों का अधिकतर मूर्तियों का संबंध था वो था बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से। और अपन देखेंगे कि इनको बनाने में यानी जो यहाँ पर मूर्तियाँ बन रही थी इनको बनाने में एक तो मिट्टी का प्रयोग होता था, इसके अलावा पत्थर और कहीं कहीं पर अपन देखने को मिलेगा कि अपन धातुओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो विधिवत रूप से अपन अध्याय का आरंभ करते हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्ति कला। अगर मैं मूर्ति कला के केंद्र की बात करता हूं कि गुप्त काल के अंदर मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख केंद्रों के अंदर आपके नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है पाटलिपुत्र, उसके बाद में आता है मथुरा और उसके बाद में आता है सारनाथ। इसके अलावा अन्य बहुत सारे छोटे छोटे स्थान थे जहां पर मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन प्रमुख केंद्र आपके यही थे। अब अगर मैं बात करूं कि मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग होता था यानी कौन सी सामग्री का प्रयोग होता था, तो उसके अंदर आएगा, सबसे ज़्यादा आता था आपके मिट्टी, जिसे मृदा भी कहा जाता है। ये लो आपके मिट्टी। इसके अलावा आपको पत्थर की मूर्तियां मिलेगी। पत्थर में भी 2 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। एक तो लाल कलर के पत्थर, जो आपके मथुरा केंद्र था वो लाल कलर के पत्थरों के लिए जाना जाता था। मथुरा के अंदर लाल पत्थरों की मूर्तियां बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती थी और सारनाथ के अंदर काले पत्थरों की। ठीक है, सारनाथ के अंदर कौन से पत्थर की? काले पत्थर की। और इसके अलावा धातु का भी प्रयोग था, धातु का भी प्रयोग, और धातु के अंदर भी सबसे ज़्यादा था जो था आपके तांबा। ठीक है, तो ये प्रयोग करके इन 3 स्थानों पर और अन्य छोटे छोटे स्थानों पर गुप्त काल के अंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। अब अपन आते हैं प्रमुख मूर्तियां। प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी है? प्रमुख मूर्तियां, प्रमुख मूर्तियां की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को प्रमुख मूर्ति मिलती है, वो मिलती है अपने सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार से। जो ये सुल्तानगंज है वो सुल्तानगंज लिखना भूल गया है यहाँ पर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार से। सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार के अंदर एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। कौन सी मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति है वो आपके तांबे की है। किसकी है? तांबे की। और ये 7.5 फीट की है और ये खड़े बुद्ध की है।
यानी इसमें बुद्ध कैसे हैं, खड़े हैं। तो यहाँ पर सुल्तानगंज के अंदर जो भागलपुर बिहार के अंदर है अपने को बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये तांबे की 7.5 फीट की मूर्ति है और इसके अंदर मुद्रा कौन सी है, खड़े, जो मूर्ति बनी है किस प्रकार की है, खड़े बुद्ध की 7.5 फीट की तांबे की ये ठोस मूर्ति बनाई गई। और अगर दूसरी मूर्ति की बात करता हूं तो मथुरा से मिली मूर्ति, मथुरा से लाल पत्थर की बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मूर्ति। अच्छा, इसमें बुद्ध क्या कर रहे हैं, इसमें बैठे हैं, अभय मुद्रा के अंदर बैठे हैं, यहां पर लिख देता हूं बैठे, ठीक है। और यहां अगर तीसरी मूर्ति की मैं बात करता हूं तो यहां पर अपने को मिली है सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर एक महात्मा बुद्ध की, सारनाथ में काले पत्थर से, किस पत्थर से मिली है, काले पत्थर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई। अच्छा, इसमें महात्मा बुद्ध है जो खड़े बताए गए हैं। इसके अंदर आभा मंडल है, घुंडीदार बाल है, ये इसी मूर्ति की खास बात है। लेकिन अपने को ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना पूछा जाएगा सारनाथ में किसकी मूर्ति मिली है बुद्ध की, कौन से पत्थर से, काले पत्थर से। मथुरा में लाल पत्थर से बुद्ध की मूर्ति, सुल्तानगंज के अंदर तांबे की मूर्ति मिली है 7.5 फीट की और वो है खड़ी मूर्ति है। सुल्तानगंज कहाँ पर है, भागलपुर बिहार के अंदर। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख मूर्तियां हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। अन्य प्रमुख मूर्तियां जिनके अंदर अपन ने देखा था, जब अपन ने जो स्थापत्य कला देखा था उसके अंदर मंदिर देखा था देवगढ़ का, जो आपके झांसी के अंदर आता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो किसको समर्पित है, अवतार 10 अवतार किसके हैं, भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और देवगढ़ से वहां पर भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली है। और जो शेषशाही मूर्ति है, लिखो देवगढ़ कहां पर है, झांसी यूपी, झांसी यूपी से शेषशाही विष्णु की मूर्ति। शेषशाही का मतलब क्या होता है, जो शेष नाग पर सोते हुए विष्णु की मूर्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट मूर्ति है। और अगर मैं कहूं मूर्ति कला के अंदर अगर सबसे अनुपम जो उदाहरण है मूर्ति कला का वो यही है, शेषशाही विष्णु की मूर्ति, जो कहां से प्राप्त हुई है अपने को, देवगढ़ से। इसके अलावा अन्य मूर्तियों के अंदर एक अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति है, अर्धनारीश्वर शिव की मूर्ति है। इसके अलावा अपन ने मंदिरों के बाहर देखा था, भाई मंदिरों के जो प्रवेश द्वार है उस पर किसकी मूर्तियां बनाई जाती थी, गंगा यमुना की, गंगा व यमुना की मूर्तियां, गंगा और यमुना की मूर्तियां बनाई जाती है। एक और मूर्ति बनाई गई है कुर्मवाहिनी, कुर्मवाहिनी यमुना, कुर्मवाहिनी यमुना की मूर्ति। ये सारी जो मूर्तियां हैं ये गुप्त काल की प्रमुख मूर्तियां थी। अब इसके बाद में अपन देखते हैं गुप्तकालीन आपके चित्रकला। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं आगे। अब ये गुप्तकालीन मूर्तिकला के बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं गुप्तकालीन चित्रकला को। गुप्तकालीन चित्रकला सबसे पहले, जो इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था चित्रकला, जो गुप्तकालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो उसमें अपने आया था एक तो अजंता है और एक बाघ है। एक तो बाघ की गुफाएं हैं और एक अजंता की गुफाएं। ये दोनों अपने कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खास तौर पर चित्रकला की दृष्टि से। चलिए तो अपन बात कर लें गुप्तकालीन चित्रकला की। चित्रकला की जब बात करते हैं तो दो स्थान प्रमुख आते हैं। पहला स्थान अजंता की गुफाएं और दूसरा आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं। ठीक है, अजंता और बाघ की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है और ये आपके एमपी के अंदर है। ठीक है, और यहां पर अजंता की गुफाओं की मैं बात करता हूं तो यहां पर गुफाओं की संख्या है कुल 29 और बाघ की गुफाओं की बात करता हूं तो यहां पर कुल संख्या है 9। अजंता की गुफाएं ये भी, इनमें से 2 गुफाएं
इनमें से कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं। उनमें से 2 गुफाएं हैं, एक तो है 16 नंबर गुफा, एक 17 नंबर गुफा। ये 2 गुफाएं हैं वो आपके कौन सी है? ये गुफाएं आपके गुप्तकालीन है। और बाकी अन्य बहुत सारी यानी 29 गुफाएं, इनमें से अन्य शासकों के समय भी गुफाएं बनाई गई है। और ये अजंता की गुफाएं तो है ही प्रसिद्ध चित्रकला के लिए। दोनों क्षेत्रों यानी अजंता की गुफाओं के अंदर और बाग की गुफाओं के अंदर दोनों में आपके भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? दीवारों पर बनाए गए चित्र। दोनों पे दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें लौकिक जीवन को बताया गया है। लौकिक जीवन यानी जैसे सामान्य चित्र बनाए गए हैं जो समाज के चित्र होते हैं, जिसमें लोग यानी अपने यहाँ पर इस आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। और इसमें अलौकिक जो अपन बात करेंगे 16 नंबर और 17 नंबर खास तौर पर, इसमें अलौकिक चित्र दर्शाए गए। अलौकिक चित्र का मतलब है कि जो परमात्मा से संबंधित है। जैसे खास तौर पर दोनों मैं कहूँगा 16 नंबर और 17 नंबर गुफा के अंदर ये दोनों ही गुफाएं मूलतः जो सारे चित्र है वो किससे संबंधित है? वो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं अजंता की गुफाएं। नंबर 1 अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं की अगर मैं बात करता हूं तो कुल इसमें 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं के अंदर 4 तो है चैत्य और 25 है आपके विहार। अब आप कहोगे विहार और चैत्य क्या होता है? हालांकि अपने इसके अंदर आया हुआ नहीं है कोई टॉपिक, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है बौद्ध स्थलों के अंदर ये आता है चैत्य और विहार। चैत्य तो वो बौद्ध स्थल जहां पर धार्मिक पूजा प्रार्थना होती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी क्षेत्र के अंदर या किसी बुद्ध के स्थान में अगर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं तो वो तो हो जाएगा स्तूप। वरना सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं जैसे हिंदू धर्म के अंदर मंदिर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये चैत्य ये प्रार्थना स्थल थे। तो विहार क्या थे? ये विहार वो क्षेत्र थे जहां पर बौद्ध श्रमण निवास करते थे, निवास स्थान थे। और आपको अधिकतर चित्र मिलेंगे इन विहारों के अंदर ही मिलेंगे। और ये 16 नंबर और 17 नंबर गुफा है, ये भी विहार ही है। ये भी क्या है? विहार ही है। अब अपन बात करेंगे दोनों गुफाओं की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 16 नंबर गुफा की। 16 नंबर गुफा की। 16 नंबर गुफा के अंदर क्या क्या मिला है? 16 नंबर गुफा के अंदर तो एक तो मरणासन राजकुमारी का चित्र। एक तो आपको मिलेगा मरणासन राजकुमारी का चित्र। मरणासन मृत्यु शैया पर लेटी हुई एक राजकुमारी का चित्र है, जो उस काल के अंदर बनाया हुआ चित्र है जिस काल के अंदर अपने पास में आधुनिक तकनीक कुछ भी नहीं थी, लेकिन अपन इस चित्र को आज भी देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है 16 नंबर गुफा के अंदर। और क्या मिलता है? और महात्मा बुद्ध को वैराग्य, महात्मा बुद्ध को वैराग्य दिलवाने वाले चित्र। अच्छा, महात्मा बुद्ध को वैराग्य कैसे मिला था? वैराग्य का मतलब होता है जो अपनी ये मोह माया इसको त्यागना। इसके चित्र में कौन कौन आए थे? सबसे पहले मिला था, एक पर आपको रोगी मिला था, नंबर 2 पर आपको मिला था एक वृद्ध मिला था, नंबर 3 पर आपको मिला था एक सन्यासी मिला था, या नंबर 3 पर मृत व्यक्ति मिला था, और नंबर 4 पर आपको मिला था एक सन्यासी। ये 4 व्यक्तियों की जो चित्र है वो यहाँ पर गुफा नंबर 16 के अंदर है। देखो क्या है, एक तो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, और रोगी, वृद्ध, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन 4 चित्रों को देखकर ही महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य का भाव आया था, ठीक है ना। तो ये बात आ गई अपने 16 नंबर की। और अब अपन बात करते हैं 17 नंबर गुफा की। 17 नंबर गुफा की। 17 नंबर गुफा के अंदर क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है किस गुफा को चित्रसा लगा गया है। तो 17 नंबर गुफा को चित्रसा लगा गया है। तो इस गुफा को चित्रशाला कहा गया है। किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? 17 नंबर गुफा को चित्रशाला कहा गया है। इसमें कौन कौन से अपने को चित्र मिले? सबसे पहला चित्र मिला है जो यहां पर महात्मा बुद्ध है
वो जब वैरागी हो जाते हैं तो भिक्षा मांग कर खाते हैं। इसी तरह भिक्षा मांगते मांगते एक दिन अपने शहर के अंदर आ जाते हैं, अपने गांव के अंदर आ जाते हैं और अपने घर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो इनकी पत्नी यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र यानी इनके खुद के पुत्र राहुल को इनको दान में दे रही है। यानी ये भिक्षा मांगने के लिए घर पे आए हुए हैं और यशोधरा जो इनकी पत्नी है वो पुत्र राहुल को इनको दान में दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर चित्र के रूप में दर्शाया गया है। तो त्याग की पराकाष्ठा का चित्र, त्याग की पराकाष्ठा का चित्र, जिसके अंदर क्या आया हुआ है, बुद्ध, यशोधरा और राहुल, ये तीन आए हुए हैं। राहुल इनका पुत्र था और राहुल को ये क्या कर रहा है, यानी राहुल को यशोधरा बुद्ध को दान में दे रही है। ठीक है ना, बुद्ध को क्या कर रही है, दान में दे रही है। ये चित्र किसके अंदर आया हुआ है, 17 नंबर चित्र के अंदर आया हुआ है। इसमें महात्मा बुद्ध का एक आदमकाय चित्र है। आदमकाय चित्र का मतलब क्या होता है, बड़ी आकृति है और इन दोनों को छोटा बताया हुआ है। यानी चित्र के अंदर यशोधरा और राहुल के चित्र तो छोटे हैं और बुद्ध का चित्र है तो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब नंबर 2 पर क्या आ रखा है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। क्या दिखाया गया है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। वो भी किस में दिखाया गया है, 17 नंबर गुफा के अंदर। तो आपको ये बातें याद रखनी है, वापस से रिपीट कर देता हूं। और बाघ की गुफा के अंदर केवल यही याद रखना है, 9 गुफाएं मिली है। इनमें लौकिक जीवन है। लौकिक जीवन का मतलब अपना समाज, अपना परिवेश, ग्राम या अपन कह सकते हैं सभा, इन सब के जो सामान्य चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। आपके प्रश्न बनेंगे अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाओं के अंदर गुप्तकालीन गुफाएं हैं 2, 16 नंबर और 17 नंबर। ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि 2 कौन सी गुप्तकालीन गुफाएं हैं, वो है आपके एक तो 16 नंबर गुफा और ये 17 नंबर गुफा। ये दोनों गुप्तकालीन गुफा है। इसके अंदर अजंता के अंदर कुल अपने को 29 गुफाएं मिली है, जिसमें से 4 चैत्य और 25 विहार है। और जो 16 नंबर और 17 नंबर है ये आपके विहारी है। और अपन बात करेंगे 16 नंबर, तो मरणासन राजकुमारी का चित्र। इस 16 नंबर गुफा के अंदर क्या है, एक तो मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है और महात्मा बुद्ध के वैराग्य के लिए रोगी, वृद्ध, मृत व्यक्ति और सन्यासी, इन सबको देखकर महात्मा बुद्ध के मन में यह आता है कि सन्यासी जीवन जैसे जी रहा है वैसा ही जीवन अच्छा रहता है और अपने को भी क्या धारण कर लेना चाहिए, वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद में इस गुफा यानी 17 नंबर गुफा को क्या कहा जाता है, चित्रशाला। ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, तो गुप्तकालीन 17 नंबर गुफा है अजंता की, उसको चित्रशाला कहा गया है। इसमें प्रमुख 2 चित्र कौन से हैं, एक की त्याग की पराकाष्ठा का चित्र है, जिसके अंदर क्या है, यशोधरा राहुल को बुद्ध के सामने बुद्ध को दे रही है, किसके रूप में, भिक्षा के रूप में, दान के रूप में दे रही है। और एक दूसरा है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का चित्र दिखाया गया। अच्छा, इस चित्र के अंदर महात्मा बुद्ध का आदम का चित्र है, यशोधरा और राहुल का छोटा चित्र है। तो ये अपने कंप्लीट हो गई गुप्तकालीन चित्रकला। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, आगे अपन लेकर आएंगे गुप्तकालीन साहित्य। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।